लगता है कि संविधान की मेकिंग में और बी.एन. राव और बाबा साहब का संविधान की मेकिंग में क्या भूमिका थी, शायद ज़्यादा पता नहीं है, या पता है तो उन्हें जानबूझ करके वो तथ्यों को और चीज़ों को तोड़-मोड़ के पेश करने की कोशिश इवेंचुअली कम टू एन एंड। उनकी जो भूमिका जो भी थी बी.एन. राव की, वो 48 के मई-जून में संविधान सभा में ये संविधान सलाहकार बने थे, तब ये जो है आईसीएस ऑफिसर नहीं थे। वो 44 में इनका रिटायरमेंट हो गया, किताब में ये भी लिखा हुआ है। 1944 में ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द आईसीएस सर्विस। फिर इसमें उन्होंने जो संविधान मेन नोटिस में जो बना रखे हैं, जिसमें एक तो जो है बीजेपी जो है वो हम भारतीयों ने नहीं लिखा है, ये संविधान की जो एक तरीके से अंग्रेजों ने इनके विवाद चल रहा था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे या ना लगे, उसको लेकर विरोध संघर्ष हो रहा था। लेकिन अब अचानक से लोग कहने लगे हैं कि बाबा साहब तो संविधान निर्माता ही नहीं है और उसके लिए बड़े-बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं सर दिल्ली में। सर आप इसे बड़े बेहतर बता सकते हैं क्योंकि आप जज रहे हैं, तो क्या वाकई में बाबा साहब संविधान निर्माता हैं या नहीं है? देखिए ऐसा है कि संविधान निर्माता की अगर किसी को संज्ञा दी जा सकती है किसी भी तरीके से, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि संविधान में मतलब संविधान निर्माता का कोई पद वैसा दरवाज नहीं है। कोई संविधान सभा बने, संविधान सभा बनने के बाद कमेटियां बनी, बाबा साहब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, आपको पता है। और संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उसमें राष्ट्रपति भी थे। जवाहरलाल नेहरू और बी.एन. राव और बहुत सॉरी नॉट बी.एन. राव, जवाहरलाल नेहरू, बाकी बहुत सारे मेंबर्स थे संविधान सभा के। तो संविधान में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? बनने में, सारी डिबेट्स में, उनका जवाब देने में है। और अगर कोई अमेंडमेंट संविधान में मूव हो रहे हैं, तो अमेंडमेंट में किसकी ओपिनियन जो है वो फाइनल ओपिनियन मानी जाती थी। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किसकी सबसे ज़्यादा भूमिका रही है संविधान के मेकिंग में। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि संविधान निर्माता के रूप में अगर किसी को जाना जा सकता है, तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर के अलावा किसी को जाना ही नहीं जा सकता। बावजूद इसके कि ऐसा कोई पद संविधान में वैसे नहीं है, लेकिन लोगों की अपना लंबे समय से संविधान बनने के बाद से ही बाबा साहब को इस पद को के रूप में जाना गया कि बाबा साहब ही संविधान निर्माता। और लंबे समय से अब तो आप देख रहे हैं कि मोदी जी भी संविधान निर्माता बाबा साहब को मान के कई जगह उन्होंने स्पीच दी, उन्होंने देखी, और बाकी और लोग भी देते रहते हैं हमेशा। तो देखिए, संविधान निर्माता के रूप में समझने के लिए मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो लोग कह रहे हैं कि बी.एन. राव संविधान निर्माता थे, बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं थे, उन्हें मुझे लगता है कि संविधान के मेकिंग में और बी.एन. राव और बाबा साहब का संविधान के मेकिंग में क्या भूमिका थी, शायद ज़्यादा पता नहीं है, या पता है तो उन्हें जानबूझ करके वो तथ्यों को और चीज़ों को तोड़-मोड़ के पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि बाबा साहब का जो कद है लंबे समय से चला आ रहा है, और वो उनके विचारों को, कद को कैसे डाउन किया जाए, और दूसरे लोग हैं जैसे बी.एन. राव है या कोई और है, उनको उनके कद को कैसे ऊपर किया जाए। तो देखो, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि बी.एन. राव जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो उनका योगदान सभी का है। संविधान सभा में जितने भी लोग थे, जितने मेंबर्स थे, सभी का कुछ न कुछ योगदान ज़रूर है। बी.एन. राव साहब भी जो है, क्योंकि संविधान सभा के संविधान सलाहकार थे, तो इसमें कोई शक नहीं, फर्स्ट ड्राफ्ट उन्होंने बनाया था। वो कहते भी हैं, मतलब, और बाबा साहब ने भी अपने लास्ट की स्पीच में कहा है कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो था वो बी.एन. राव साहब ने बनाया था, और कच्चा मसौदा। उसमें जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कितने आर्टिकल्स थे उस वक्त जब बी.एन. राव साहब ने संविधान के कच्चा मसौदा, और कितने उसमें शेड्यूल होती हैं संविधान में, आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स कितने थे, इस बात का जवाब भी बाबा साहब ने लास्ट की स्पीच में दिया हुआ है। अगर आप इस लास्ट की स्पीच उनकी देखें संविधान सभा में, जब लास्ट में, तो उन्होंने ये बात बताई है। मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि उससे पता चलेगा क्या पोजीशन है। तो देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ, और बी.एन. राव जो थे तभी भी जून जुलाई में शायद संविधान सलाहकार बनाए गए थे। उस वक्त बाबा साहब ने बाद में ये कहा है कि इसमें 11 सेशंस हुए हैं, टोटल संविधान उसमें 11 सेशंस हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट 6 सेशन जो है वो कमेटी की रिपोर्ट, यूनियन पावर्स, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के संबंध में चर्चा हुई है। उसके बाद जो 7th सेशन, 7th, 8th, 9th, 10th एंड 11th सेशन, ये जो सेशन हुए हैं वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को कंसीडरेशन के लिए हुए हैं। वो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है।
आखिरी समझ लें, अगर ड्राफ्ट बना तो ड्राफ्ट वो सही था, गलत था, अमेंडमेंट आएंगे, नहीं आएंगे, प्रपोजल पास होंगे, नहीं होंगे, कितना होगा, ये सारी की सारी बातें जो हो रही हैं वो 7th सेशन से शुरू होते हो रही है। तो यानी आप समझिए कि संविधान तब से बनना शुरू हो रहा है मेन, क्योंकि 7th सेशन से। तो इसमें बाबा साहब ने लिखा हुआ है कि 7th सेशन टू 11th सेशन वर डिवोटेड टू द कंसिडरेशन ऑफ द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। दीज 11 सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैव कंज्यूम्ड 165 डेज। 165 दिन चला ये, लास्ट के 165 दिन 26 नवंबर 1949 से 165 पहले दिन कर लीजिए आप, तो यानी कि 48 से समझ लीजिए आप और 49 तक। और इसमें 114 दिन 114 डेज जो है वो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कंसिडरेशन में खर्च किए हैं संविधान सभा ने। देखिए अब मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जब ये कंसिडरेशन चल रहा है 7th सेशन से और 11th सेशन तक, तो बी एन राव कहाँ थे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। पूरा पंखा चला था गर्मी से, है ना। देखो ये बी एन राव साहब की जो किताब है ना वो खुद ही लिख रहे हैं इसमें। बी एन राव साहब देखो ऐसा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन द मेकिंग, आप इसको फोटो ले सकते हैं इस किताब का, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। बाई बी एन राव, एडिटेड बाई बी शिवा राव। बी शिवा राव उनके भाई थे, उन्होंने एडिट की है और राजेंद्र प्रसाद ने इनको जो है फॉरवर्ड भी किया है। ये की किताब मिलती है ना हर जगह, और भी बताएंगे आपको। ये किताब है, ये किताब 1960 में पब्लिश हुई है। तो इस किताब में ही बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये लिखी हुई है कि बी एन राव का सिर्फ फर्स्ट 2 ईयर्स 1946 और 1949, 1946 के बाद 7 और 48 में आप समझिए मई जून के आसपास तक उनका काम खत्म हो चुका था। ये बात खुद इस किताब में बी एन राव ने लिखी है अपने अपने उसमें कमेटी रिपोर्टों में, जो उन्होंने प्रेसिडेंट को फॉरवर्ड किया था, जो एग्जैक्ट किया था बताता हूँ आपको। बड़ी इंपॉर्टेंट, यही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो समझने का है कि संविधान के निर्माण में आखिर सबकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। इसी किताब का हवाला दिया है। अरे और भी चीज बताएंगे, और भी चीज देखिए ऐसा इसमें क्या है, ये जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसमें, इसका पेज नंबर है इस किताब का, देखिए आप इसको कैमरे में कर लो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं आपको प्रूफ दे रहा हूँ इस संबंध में ना। इसमें लिखा हुआ विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिजी ओवर द डिटेल्ड कंसिडरेशंस ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल प्रोविजंस, जो ड्राफ्ट आया हमारे पास में, अलग अलग कमेटी की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के बाद जो ड्राफ्ट बना, उस ड्राफ्ट पे अब कंसिडरेशन होता है असेंबली में क्लॉज बाई क्लॉज, एक एक क्लॉज पर कंसिडरेशन होगा। उस पर अमेंडमेंट मूव हुए हैं, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बताया कितने अमेंडमेंट मूव हुए हैं, कितने अलाउ हुए हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं। तो सारा का सारा जैसे पार्लियामेंट में अब डिबेट होती है लॉ बनते समय, सेम पोजीशन वहाँ पर से जैसे लॉ को भी बनता है, अभी भी जो लॉ बन रहा है पार्लियामेंट में या स्टेट की विधानसभाओं में, विधान परिषदों में, तो सेम तरीके से प्रोसीजर संविधान बनने का फॉलो हुआ है हमारे देश में। तो देखो ये कह रहे हैं कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बिजी थी डिटेल डिस्कशन में, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के डिटेल डिस्कशन में, गाइडेड बाय द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब उसके चेयरमैन थे, बताइए, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी गाइडेंस में उस ड्राफ्ट का कंसिडरेशन चल रहा है यार संविधान सभा में। द मेन टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव। मेन टास्क, मुख्य काम कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर का, एज ही हैड पॉइंटेड आउट इन हर लेटर टू द प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हैज वर्चुअली कम टू एन एंड। उसने कहा है कि बी एन राव कह रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, और कि जब जैसे डिस्कशन शुरू होता है असेंबली में क्लॉज बाई क्लॉज के संविधान जो ड्राफ्ट बनाया ठीक है या गलत है जो भी स्थिति है, तो उस स्थिति में वो कह रहे हैं कि मेरा काम खत्म हो चुका है, कम टू एन एंड। ये बी एन राव की किताब में है, उसी में लिखा हुआ है। फिर मैं आपको लैंग्वेज पढ़ता हूँ। विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिजी ओवर द डिटेल्ड कंसिडरेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गाइडेड बाय द ड्राफ्टिंग कमिटीज, द मेन टास्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर एज ही हैड पॉइंटेड आउट इन हिज लेटर टू द प्रेसिडेंट हैज वर्चुअली कम टू एन एंड। उनकी जो भूमिका जो भी थी बी एन राव की, वो 48 के मई जून में खत्म हो चुकी थी। उसके बाद फिर शुरू हो रहा है 49 तक, 26 नवंबर 49 तक संविधान में देखो अमेंडमेंट होना और जो भी होना।
तो देखो कच्चा मसौदा क्या होता है, आप मुझसे कहो संविधान में आज आपको 10 दिन में कच्चा मसौदा बना के दे दूंगा, 10 दिन से ज़्यादा ही लगेगा। तो उन्होंने कुछ बना के दिया, वो उसका पार्ट भी नीचे अपेंडिक्स भी लगी हुई है इसके साथ। तो ब्रीफ में नो डाउट बी.एन. राव की अपनी भूमिका है, उनका अपमान करने की जरूरत नहीं है, उनका सबका अपना अपना उसमें पार्ट रहा है संविधान मेकिंग में, इनका भी एक इम्पोर्टेंट हिस्सा था। लेकिन ये संविधान सभा के भी मेंबर भी नहीं थे, और दूसरा क्या है कि संविधान सभा में जो क्या स्थिति है, इनकी भूमिका शुरू के 2 साल, और 2 साल में देखो ड्राफ्ट क्या होता था उस वक्त जो है कि ये इन्होंने एक कच्चा मसौदा बनाया, उसके बाद अलग अलग 22 कमेटियां बनी हैं। वो 22 कमेटियां फंडामेंटल राइट की कमेटी के संविधान में जो राष्ट्रपति की भूमिका क्या हो, कि जुडिशरी भूमिका क्या हो, तो कमेटियां अपने अपनी अलग अलग उनके चेयरमैन है, मेंबर्स बने हुए हैं, ड्राफ्ट कमेटी एक अलग है उनकी उसमें से ही, तो वो अपना अलग अलग तरीके से संविधान राइट में अपनी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं संविधान सभा को, ड्राफ्टिंग कमेटी वो सब चीजों को देख करके उनको ड्राफ्ट के रूप में करके लास्ट में आपको एक बात और बता दें, संविधान के निर्माण में संविधान सभा के नहीं, देश के लोगों का भी योगदान है। वो तो कैसे योगदान है, ऐसे योगदान होता है। संविधान या कानून कभी कोई बनता है, इसमें भी ऐसे हुआ है कि जब ड्राफ्ट बन गया तो ड्राफ्ट जो है पब्लिक के लिए ओपन किया गया, कि पब्लिक को कोई सजेशन देना हो, कुछ करना हो, कभी 1-2 महीने तक पब्लिक के पास रहा, तो सजेशन पब्लिक के जो भी आए, आम पब्लिक कोई भी सजेशन दे सकती है, वो सजेशन इनकॉर्पोरेट किए गए, और करने के बाद में फिर फाइनल ड्राफ्ट बना। तो बी.एन. राव साहब की भूमिका जब खत्म हो चुकी है, जब डिस्कशन चल रहा है संविधान सभा में कि कौन सा आर्टिकल ठीक है, किसमें क्या वर्ड जोड़ा जाए, आर्टिकल कैसे रखा जाए, कैसे रखा नहीं जाए, अमेंडमेंट्स, देखो राव साहब होता है कितने अमेंडमेंट्स मूव हुए हैं, उस वक्त वो वक्त खत्म, उनका काम खत्म हो चुका था। 1 साल पहले ही खत्म हो गया, 1.5 साल पहले 1.5 साल पहले ही खत्म हो चुका, उनका काम नहीं था, वो खुद ही अपने उसमें कह रहे हैं, अपनी किताब में खुद कह रहे हैं, उनकी किताब में खुद कह रहे हैं, जिस किताब को 1960 में उनके भाई ने एडिट करके लिखा हुआ है, उस किताब में ही वो खुद कह रहे थे। आप इसको कॉपी, इसको फोटो भी ले सकते हैं, लेना चाहते हो इसका ना। ये सबसे बड़ा प्रूफ है कि संविधान के मेकिंग में शुरू से एंड तक बी.एन. राव सलाहकार नहीं रहे, वो खुद ही कह रहे हैं मेरा काम खत्म हो चुका है, जो मुझे करना था। अब जो संविधान सभा में जो डिबेट होगी, प्रपोजल पास होगा, ही वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द संविधान सभा, उनका तो रोल ही नहीं है कोई भी। और अब बताओ, ये आईसीएस ऑफिसर थे, इंडियन सिविल सर्विस, अब आईएएस बोलते हैं, तब इंडियन सिविल सर्विस बोला जाता था अंग्रेज जमाने में, तो उसके मेंबर रहे हैं। लेकिन वो भी 44 में इनकी रिटायरमेंट हो चुका था, उसके बाद बने। जब संविधान सभा में ये संविधान सलाहकार बने थे, तब ये जो है आईसीएस ऑफिसर नहीं थे, वो 44 में इनका रिटायरमेंट हो गया। किताब में ये भी लिखा हुआ है 1944 में ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम द आईसीएस सर्विस। फिर इसमें उन्होंने जो संविधान सलाहकार बनाया गया था इनको, तो तभी आईसीएस ऑफिसर नहीं थे, रिटायरमेंट के बाद की बात है। इसके बाद फिर ये जम्मू कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। इसके अलावा इनका योगदान है, यूएनओ में गए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये जज भी रहे हैं हमारे इंडिया से, हाई कोर्ट के, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, इनके बहुत सारे योगदान है, ऐसा नहीं है। उसके अलावा जो हिंदू कोर्ट बिल बाद में बना है, उसकी कमेटी के चेयरमैन 1941 में यही बने हैं। उसके बाद 44 में एक दूसरी कमेटी और बनी है, उस कमेटी में भी यही चेयरमैन थे बी.एन. राव। हिंदू कोर्ट बिल के क्या होता है काम? मतलब हिंदू कोर्ट बिल जो बनाया ना, ऐसा था कि बाबा साहब ने जो रिजाइन किया था हिंदू कोर्ट बिल को लेकर के जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट में, उससे पहले 1941 में, देखो मैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप नोट करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्या हुआ था, ये जो महिलाओं को राइट्स देने की बात, ये कब से शुरुआत हो रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मैं तो आपको बताता हूँ, इसके साथ साथ ये 1938 से शुरुआत हो रही है। और शुरुआत किसने करी, देखो ये है, बताइए, इन ऑन 18 फरवरी 1939 मिस्टर अखिल चंद्र दत्ता, ए नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के नॉन ऑफिशियल मेंबर थे, उन्होंने बिल इंट्रोड्यूस किया, अमेंड टू हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। 1937 में हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट बना था। उस एक्ट को अमेंडमेंट करने के लिए 1939 में अखिल चंद्र दत्ता ने एक बिल मूव किया। उस बिल के बाद क्या होता है कि उन्होंने कहा भाई वुमेन्स को राइट की आवश्यकता है, डॉटर्स को जो है ना राइट ऑफ इनहेरिटेंस देने की जरूरत है। उस बंदे ने ये बात पहली बार रेज करी, जो इससे पता चलता है हमें, ये होम डिपार्टमेंट का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, रिजोल्यूशन है, जिसके तहत ये काम हुआ है। तो इसमें ये कह रहे हैं, लेकिन बाद में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ये चाहती थी कि ये बात ठीक कह रहा है, और इसने फिर ये कहा कि भाई इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाए, वहां से सेलेक्ट कमेटी जो रिपोर्ट देगी उसको मानेंगे। लेकिन सरकार ने मना कर दिया। लेकिन ये बात ऐसे किया कि हम इस सेलेक्ट कमेटी को तो नहीं भेजेंगे वो, लेकिन हम एक उसने कहा एक वादा करते हैं कि कमेटी अपॉइंट करेंगे।
और वो कमेटी जो है इस पर डिसाइड करेगी। तो कमेटी अपॉइंट करी 1941 में। वो कमेटी के जो हेड थे, चेयरमैन थे, ये BN राव थे, इसमें कोई शक नहीं है। उस कमेटी, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड टू अपॉइंट ए कमेटी। कमेटी का एग्जामिन, कमेटी को हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी 1937 में अमेंडमेंट के लिए 4 बातें थी जो बिल को उसमें इंट्रोड्यूस करना था। तो वुमेन्स के राइट के संबंध में भी ये जो 1938 से जो शुरुआत, 37 में लॉ बना है, उसके बाद 38 में जो दत्ता करके कोई जो है, अखिल चंद दत्ता, जो आम नाम सुना नहीं होगा इनका मेरे ख्याल से, सर किसी भी नहीं सुना होगा, तो इन्होंने बिल मूव किया था, लेकिन वो मना कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन उसे वादा किया कमेटी अपॉइंट करेंगे, कमेटी जो रिपोर्ट दी उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे। तो कमेटी BN राव के नेतृत्व में बनाई गई थी, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें फिर एक कमेटी दोबारा और बनी 44 में, वो 2 कमेटी बनी है। उस कमेटी की रिपोर्ट है, रिपोर्ट्स ऑफ द हिंदू लॉ कमेटी। तो वो रिपोर्ट आई है, उसमें बहुत सारे राय देने के लिए उसमें रिकमेंड किया गया था। फिर बाद में फिर संविधान के बाद बाबा साहब आए, उन्होंने भी उसको आगे बढ़ाया, उन्होंने विधान भी कर दिया। सर, इसमें अगर BN राव का भी सहयोग था बिल्कुल बिल में, तो बाबा साहब के पुतले क्यों फूके, इनके क्यों नहीं पुतले फूके, इनका हाँ, तो क्यों हुआ? ये एक अलग बात है। उस वक्त क्या था, इनकी कमेटी की रिपोर्ट थी। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में दैट बिल वाज नॉट इंट्रोड्यूस्ड। बिल, आपको पता होगा, बाबा साहब ने भी जब कोशिश करी थी तो बिल पास नहीं हुआ, तो रिजाइन कर दिया, पार्लियामेंट ने मना कर दिया, लेनो भाई अभी पास नहीं करेंगे, विरोध चल रहा है। तो बाद में वो बिल पास हुए, बाद में पास हुए 3-4 साल के बाद में। तो जब बिल पास हो रहे थे, इनका काम पास करना नहीं है लॉ, इसका काम कमेटी की रिपोर्ट देना है। इन्होंने रिपोर्ट पक्ष में दी थी, पक्ष में दी थी, बिल्कुल पक्ष में दी थी। उन्होंने कहा है, इन्होंने एक जगह ये भी लिखा हुआ है कि लोगों ने ऑब्जेक्शन क्या किए थे कि मैं धर्म संकट में आ जाएगा। ये सब कह रहा है इसमें, बड़ा अच्छा डिस्कशन है इसमें, बहुत बेहतरीन लंबी रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट बहुत बड़ी है, इसे कभी डिस्कस कर लेंगे बाद में। तो इसमें एक ऑब्जेक्शन ये था कि भाई धर्म डेंजर में है, ये हेड लिखा हुआ है, और उसने BN राव ने कहा है धर्म डेंजर में नहीं है, उसने बगैर अपने तर्क दिए। वो एक लंबी चौड़ी इसकी हिस्ट्री है, और बहुत सारे उनके जो। सर, ये तो BN राव साहब की बात होगी, लेकिन अब तो ये भी कहा जा रहा है कि बाबा साहब का आजादी में या अंग्रेजों के साथ रहे, उनका नहीं, ऐसे आरोप भी लगाए ये सब गलत है, मतलब ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। और बाबा साहब का हर तरीके से बहुत अच्छा संविधान में, और वैसे उससे पहले भी, और गरीबों को और दलितों के और जाति शेड्यूल कास्ट के लिए उन्होंने बहुत सारा काम किया, आपको पता ही है, वैसे भी और बाद में भी किया। और संविधान निर्माण में उनकी भूमिका है। जो हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं आपको इस संबंध में, ये भी आप थोड़ा नोट कर लें इस बात को भी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि देखिए, संविधान की प्रस्तावना देखें, प्रियम्बल, संविधान क्या कहते हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। लास्ट में जाता हूँ, पूरी पढ़ूंगा नहीं मैं। इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को क्या करते हैं, एडॉप्ट कर रहे हैं, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। एडॉप्ट करते हैं, इनेक्ट करते हैं, बनाते हैं। तो संविधान के बनाना जो है, बनाया किसने है, हमसे पूछें, भारत की जनता ने। जनता के रिप्रेजेंटेटिव कौन थे? अब जो लॉ पास होता है, जो ही लॉ पास हो रहा है हमारे देश पार्लियामेंट में, वो कौन बना रहा है? पार्लियामेंट मेंबर, MP जो बिल अपना बना रहे हैं, लेकिन प्रतिनिधि हैं। तो कंसेप्ट ये है कि सारी जनता 140 करोड़ जाकर थोड़ी वोटिंग करेगी हर एक लॉ पे। तो ये इसके बदले में रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, वो अपना वोटिंग करेंगे। जनता के द्वारा बना हुआ कानून ही माना जाता है, अदरवाइज लीगली पोजिशन यही है। तो संविधान को जो बनाया है, संविधान सभा में जो प्रोसीजर था, पूरा सेम प्रोसीजर था। बाबा साहब की सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका थी, सारे क्वेश्चंस का जवाब। कोई अगर अमेंडमेंट तो 2004 उन्होंने में, उसमें तो कितने अमेंडमेंट थे, उन अमेंडमेंट में से कितने अमेंडमेंट बाबा साहब ने उसको पक्ष में या अगेंस्ट ही उन्होंने कहा है, वो प्रपोजल पास हुआ है। फिर वो उसका संविधान का पार्ट बना नहीं बना, पर जब प्रस्ताव पास हो गया तो बन गया पार्ट, प्रस्ताव अगर डिक्लान हो गया तो पार्ट नहीं बना। ये सिस्टम लंबे समय से, तो इसमें था ना 1.5 साल के पीरियड में करीब ये जो चले हैं 7 से 11 सेशन तक, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ जो बताता है इनका लेटर, उसमें उनकी तो पहले भूमिका ही नहीं है BN राव की। तो संविधान के निर्माण में शुरू से एंड तक कोई बंदा रहे तो रहे डॉक्टर BR अम्बेडकर। बाबा साहब को संविधान का रचयिता बनाने में मजबूरी थी या फिर उनका हुनर देखकर बनाया? नहीं, मजबूरी नहीं थी, हुनर था इसमें। सकते हो, संविधान सभा में मेंबर तो बहुत सारे थे ना, मेंबर रह सकते थे, और मेंबर रह सकते। उन्होंने ये बात कही भी है अपने स्पीच में, लास्ट की स्पीच में ये बात कही भी है कि उन्होंने कहा कि मैंने जब देखा कि संविधान सभा में, तो वो आगे चुन के, अब संविधान सभा में कमेटी के मेंबर होंगे नहीं होंगे, फिर कमेटी का ड्राफ्ट कमेटी का मेंबर बनाया। तो उन्होंने देखा कि मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ। फिर बाद में तो और सरप्राइज हुआ कि मुझे ये उनकी बाबा साहब खुद की स्पीच पढ़ रहा हूँ मैं,
मैं अपनी अपनी बात नहीं कर रहा। तो जब मैंने देखा कि मुझे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया तो मुझे सरप्राइज हुआ। तो उन्होंने अपनी बात लास्ट में बात कह रखी। देखो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इतने पढ़े लिखे थे, आपको पता ही है, विदेशों में पढ़े हैं, बहुत सारा काम किया हुआ। उससे पहले भी सब जो गोलमेज सम्मेलन में मिशन जो आ रहे हैं विदेशों से, सभी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं कि लॉ ऐसे बनना चाहिए था। संविधान बनते समय आपको पता होगा उस वक्त भी जब पहले संविधान सभा के पार्ट मेंबर नहीं थे तो उन्होंने कुछ संविधान बनाकर अपने तरीके से अपना एक संविधान बना के दिया भी है। पवन पाठक जी है, वो कह रहे बाबा साहब ने तो कोई केस ही नहीं लड़ा, कैसे वकील लोग बहुत से केस लड़े मेरे पास, मैं दिखाऊं आपको? केस ही नहीं लड़ा, अभी दिखा रहा हूँ। कोई सबूत अरे नहीं है, क्या कहना बोले चाहिए? मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, नोट कर लो। मेरे पास सारे सबूत रखता हूँ, ये लो देखो। और सबूत कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट की साइट पर सबूत सारे अवेलेबल है। अब क्या किसने कह दिया ये देखो। अनिल मिश्रा, पाठक, पवन पाठक, उन्हें क्या पता है, उन्हें भी सीख नहीं पता। देखो टॉप पे चल रहे हैं, बाबा साहब के लिए विरोध कर रहे हैं। देखो उन्हें कुछ नहीं पता है। मैं दिखाता हूँ आपको 1 मिनट में ना। जो बाबा साहब ने जो केस लड़े सारे केसों का पूरा जिक्र कहाँ पर है? सुप्रीम कोर्ट इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है। सुप्रीम कोर्ट की साइट पे बाबा साहब के सारे जजमेंट जितने भी वो पेश हुए हैं वो सारे जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट लेवल पर उस वक्त वो सारे इसमें अवेलेबल है। मैंने उसमें कई पढ़ रखे हैं। कितने केस हुए? मेरे ख्याल से मुझे याद नहीं आ रहा, 18 के आसपास तो केस बने जो रिपोर्टेड है। ट्रायल कोर्ट की बात नहीं कर रहे, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लेवल की, हम हाई कोर्ट सुप्रीम लेवल कर रहे हैं। उस जजमेंट का यहाँ पर जिक्र है। मैं आपको भारत रत्न देने की बात करें बी आर अम्बेडकर जी को, भारत रत्न देना चाहिए नहीं देना नहीं, चाहिए? वो सरकार देखे। भारत रत्न तो किसी को भी दिया जा सकता है, विरोध हो रहा है। कैसे लोगों को दिया गया है वो तो भारत रत्न को कैसे भी दिया जा सकता है। आप तो सब तो बहुत सवाल यह है, यही लोग जो कल तक विरोध कर रहे थे कि संविधान को बदल देना चाहिए, संविधान खराब है, ये बेकार है, आज वो लोग कहने लगे कि संविधान निर्माता हमारे हैं। देखो ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि सीधी सी बात ये है कि वो नहीं चाहते कि संविधान को, कि अब मोदी जी हार गए इस बार इलेक्शन में, लग गया संविधान का कितना जोर है, संविधान को बिना लिए चलेंगे या संविधान बदलने की बात करेंगे तो सरकार भी जा सकती है। और गई भी भाई, मेजोरिटी में तो मोदी जी आए नहीं ना, सिंपल सा मतलब है। तो उसकी वजह से मोदी जी का दबाव था, तो संविधान को तो मान के चलना ही पड़ेगा उनको। ऐसा उन्हें एहसास हो गया, पहले एहसास नहीं था। तो क्या पता वो 2000 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तभी उन्होंने संविधान संशोधन समिति का काम किया था, उसका गठन किया था, संविधान को कैसे बदला जाए। और संविधान जब लगा कि संविधान बदला नहीं जा सकता और बीजेपी हार भी सकती है, मोदी जी अल्पमत में आ गए, अपने बलबूते में ले पाए, तो संविधान को उनको रखना है, पूजा भी कर कुछ करना है। अब संविधान का श्रेय किसको जा रहा है? उस श्रेय को हम बाबा साहब हटा करके अपने किसी जाति से रिलेटेड जो राव साहब तो ब्राह्मण थे, बात ही नहीं कोई, उनको देने की कोशिश है। और कोई इसमें बात नहीं है। संविधान को बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बता दूं कि देखो संविधान, आप मुझसे पूछें कि संविधान दूसरा नहीं बन सकता फिलहाल, तो संविधान सभा गठन करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में 1975 में जो केशवरन भारती का जजमेंट है उसमें तो पार्लियामेंट से कह दिया आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, संविधान के मूलभूत स्ट्रक्चर में भी चेंज नहीं कर सकते। जब संविधान की मूलभूत स्ट्रक्चर में चेंज करने की पावर पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट ने छीन ली है, अब नहीं, आज से करीब जो है 55 साल पहले। तो संविधान में जब ये भी कहा कि सारे एमपी बैठ जाएं, एक मत से कह दें, तब भी जुडिशरी की पावर कम नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट के बहुत से आर्टिकल्स उसको चेंज भी नहीं कर सकते, प्रेस की भूमिका को कम नहीं करते, धर्मनिरपेक्षता को कम नहीं कर सकते। ये सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है। जब संविधान में संशोधन भी नहीं कर सकती है पार्लियामेंट, संविधान बदल कह सकती है, क्योंकि संविधान से शक्तियां ले रही है सारे कुछ। जो सरकार बन रही है, मोदी जी या कोर्ट है जो भी है, वो संविधान से पावर लेते हैं, उसको एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, अब संविधान नहीं होगा तो संविधान जिसे पावर ले रहे हैं उसको ही पूरा खत्म कर देना, नया संविधान बनाना, ये मेरे साथ संभव नहीं है। ये ऐसा हो नहीं सकता, ये सब झूठ है मतलब, और ये अननेसेसरी करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बात ये भी है कि सरकार बहुत सी ऐसी भी आती है, तानाशाही काम करते हैं, तो वो कर सकते हैं। तमाम बाबा तो संविधान बनाकर घूम रहे हैं। वो संविधान मेरे पास भी है, मैंने पढ़े। वो संविधान जो है मैं आपको दिखाता, 6 संविधान तो मेरे नोटिस में है, 6 संविधान मेरे नोटिस में जो बना रखे हैं, जिसमें एक तो जो है बीजेपी की जो विंग है, क्या नाम है उसका, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका बनाया हुआ है, और बाबा के संविधान बने हुए हैं। और देखो वो बात मैं बताऊँ आपको, किताब मेरे पास इस वक्त यहाँ पे है नहीं, मेरे घर पर रखी हुई है। एक किताब की मैं चर्चा कई बार करी है, और वो किताब का नाम है संविधान। देखो मैं अभी किताब दिखाता हूँ, नाम क्या है, द कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। नाम क्या है? कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। और ये
क्या RK सेन गुप्ता करके कोई है, ये जहाँ तक मेरी जानकारी में बीजेपी RSS से रिलेटेड मसला है। अब किताब का ये ऊपर क्या बना हुआ है, ब्रिटिश इस तरीके का, तो बताने की कोशिश किया कि संविधान ये कैसा है, औपनिवेशिक संविधान है। मतलब ये संविधान जो है वो हम भारतीयों ने नहीं लिखा है, ये संविधान की जो एक तरीके से अंग्रेजों ने इनके द्वारा लिखवाया है। ये इस किताब में कहने की कोशिश है कि कोलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन। आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो प्राइम मिनिस्टर के जो सलाहकार थे, आर्थिक सलाहकार जो भी एक्सपायर कर गए, उन्होंने भी ये कहा था कि संविधान को तो है, ये तो कोलोनियल संविधान है, अंग्रेजों का बना हुआ संविधान है, इसमें भारतीयों की रोल नहीं है, संविधान को बदलने की आवश्यकता है, और पुराना भी हो चुका है, अमेंडमेंट बहुत सारे हो चुकी है। उन्होंने कहा था, आपको पता होगा मेरे ख्याल से, विवेक देवराय, वो भी एक्सपायर कर गए। तो विवेक देवराय जो है वो, क्योंकि संविधान इसी तरीके लोगों के द्वारा, ये जो अब ऐसा व्यक्ति जो सलाहकार हो प्राइम मिनिस्टर की आर्थिक सलाहकार कमेटी का, वो संविधान बदलने की बात करें, संविधान दूसरे संविधान बनाने की बात करें। और ये किताब जो है, इसके मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख बहुत देखता हूँ इस बंदे के, बहुत लेख आते हैं। और देखो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है किताब की बता रहा हूँ मैं आपको, एक किताब जो है 2023 में या पता नहीं 23 में शायद, वो किताब मुझे बतानी थी, आप इस पर क्वेश्चन पूछेंगे, मेरे घर पे किताब अवेलेबल है, वो हिंदी में किताब है और वो RSS के किसी बंदे ने लिखी है। उस किताब का मुझे आश्चर्य हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ कि मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन वो किया, विमोचन किया, और उसमें उस वक्त वो उन्होंने BC से किया, मोदी जी ने प्राइम मिनिस्टर, और बाकी और मिनिस्टर थे वो मंच में मौजूद थे उस किताब के विमोचन के समय, और उस किताब की बड़ी तारीफ कर रखी है। उसी किताब में लिखा हुआ है संविधान जो बता रहे हैं कि बाबा का बनाया संविधान 2000 में बनाया कि 2040 में आया। उस किताब में पूरा अगर किताब को देखेंगे तो किताब का इनडायरेक्ट रूप से कहने की कोशिश उन्होंने कोशिश की है कि संविधान बेकार है, कोलोनियल संविधान है, ये संविधान अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ है। भारतीयों से कहा कि भाई यह संविधान बना दो, 1935 के उससे संविधान सारी चीजें लेकर के बना दिया। तो वो मोदी, और उस पर ज्यादा चर्चा किताब पे होती नहीं है। ये सारी जो चीजें हो रही हैं, इनका मकसद क्या है, इसके पीछे मकसद क्या है? देखो इसका पीछे मकसद ये है कि संविधान को ना मानना। मैं आपको बताता हूँ, बाबा साहब को भी ना मानना। संविधान खत्म हो जाएगा तो बाबा साहब भी जो है संविधान लेके चलते हैं, अब तो लोग कहाँ चलेंगे, संविधान दूसरा है नहीं है। अब संविधान मोदी जी ने किसी और ने बना दिया, जैसे बताया संविधान बनाना संभव नहीं है, मेरे साथ संभव नहीं है फिलहाल। तो ये लोग ये चाहते हैं, यही है कि संविधान, देखो आप अगर आप मुझसे पूछें तो संविधान के आज के समय बहुत बड़ा भारी संकट है। आप मुझसे पूछें, मेरे थोड़े विचार डिफरेंट है कि हम लोग जो है सिर्फ जाति से रिलेटेड मसला नहीं है, बाकी अगर और भी चीजें देखें तो सारी की सारी ऐसी चल रही है कि संविधान अगर आप मुझसे पूछें आज भी ताक पर रखा हुआ है। कहाँ माना जा रहा है? बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा, कहीं भी नहीं माना जा रहा। और मुझे बड़ा दुख होता है इस बात का कि लेके तो घूम रहे हैं, संविधान बदलने से नहीं बदलता, बिना बदले ही बदला जा सकता है, ये मोदी दिखा रहे हैं। बिना संविधान में दो, अगर आप देखिए ना कि इंदिरा गांधी ने कम से कम इमरजेंसी तो लगाई थी, इमरजेंसी के प्रोविजन संविधान में लिखे हुए हैं। 372 आर्टिकल इसी बात के लिए कि संविधान में इमरजेंसी एक्सटर्नल इंटरनल डिस्टर्बेंस में लगाई जा सकती है, तो लगा दी उन्होंने। तो 372, 76 और जो आर्टिकल्स है उसमें लिखा हुआ है 3 तरह की इमरजेंसी लग सकती है। तो इमरजेंसी लगाने की पावर संविधान ही ने सरकार को दे रखी है। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे हैं, बिना इमरजेंसी लगाए और इमरजेंसी ज्यादा बुरे हाथ कर रखे हैं, ऐसा भी हमारा मानना है। और चल रहा है देश में, और बहुत कुछ मुझे लगता है करने की आवश्यकता है, सभी लोग इकट्ठे होने की आवश्यकता है। और सर एक सवाल ग्वालियर हाई कोर्ट पर है, सुरेश कैद जी जो उस टाइम के जज थे, उनका एक अभी इंटरव्यू चल रहा है, और उस इंटरव्यू में वो कह रहे हैं कि मैंने आदेश दिए थे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी वहां से भी आदेश हुआ था, लेकिन मूर्ति फिर भी नहीं लगता। देखिए हमने कैस साहब का इंटरव्यू देखा है, वो दलित दस्तक पर चला है, 1 घंटे 10 मिनट के आसपास इंटरव्यू है, लेकिन 2-3 बातें हैं मैं उनसे सहमत नहीं, मैं आप लोगों से भी सहमत नहीं। अगर आप इंटरव्यू को देखें तो इंटरव्यू में क्या हुआ था कि कैस साहब का कहना ये है कि मेरे पास प्रपोजल आया बार के एडवोकेट्स का कि बाबा साहब की मूर्ति लगनी चाहिए। तो मैंने जो है उस प्रपोजल को एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेटिव जज होता है, तो वो जज ग्वालियर के जज होंगे मेरे ख्याल से, तो उनको वो फाइल सौंप दी। उन्होंने फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लिख दिया। डीएम ने कहा कि भैया पैसा कहाँ से आएंगे, पैसा खर्चा, तो इन्होंने एडवोकेट्स को बुलाया जिन्होंने डिमांड रखी थी मूर्ति लगाने की थी। तो एडवोकेट से उन्होंने कहा भाई आपका प्रपोजल है तो आप ही पैसा दीजिए। मैं इससे बिल्कुल एग्री नहीं करता। हाई कोर्ट के पास क्या पैसा नहीं है मूर्ति लगाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लगी हुई है, वो मूर्ति सुप्रीम कोर्ट ने ऑफिशियल कैपेसिटी में लगाई है, प्राइवेट एडवोकेट ने लगाई पैसा लेकर के। मैं आपको बताऊं, मैं 30,000 में इतना पैसा जजों की सरकारी उसमें आता है बिल्डिंग कमेटी में बनाने में, तो पैसा लैप्स होकर वापस चला जाता है। ये दिल्ली की बता रहा हूँ मैं आपको, आपसे नहीं बता रहा हूँ, मैं 2005 से बता रहा हूँ। और इतना मूर्ति लगने कितना पैसा लगेगा?
और वो पैसा मेरे अपने समझ के अकॉर्डिंगली कि कैश साहब के लिए चाहिए था कि प्रपोजल भले उनका आया हो, उस प्रपोजल को अपने जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में या फुल कोर्ट में प्रस्ताव पास करा करके और खुद हाई कोर्ट को मूर्ति लगाने की आवश्यकता थी, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। वकीलों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं थी। सरकारी आयोजन है, सरकार हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट की लैंड है, मतलब जिस लैंड पर जो है प्राइवेट लोग जो है एडवोकेट अपने पैसे से मूर्ति को लगाएंगे, मैं तो मेरी समझ बात नहीं आई, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। दूसरी बात एक और भी है कि वहां पर उस इंटरव्यू से मुझे ये भी पता चल रहा है कि उनसे जब कहा गया कि ये तो जो बिल्डिंग मेंटेनेंस कमेटी है उस कमेटी से ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो उन्होंने बाद में मीटिंग बुलाई, पहले मीटिंग नहीं बुलाई, बाद में फिर कह रहे हैं कि 7 जजों की कमेटी थी, साथ में एक मैं भी शामिल था, 2 जज तो इसके सहमत थे कि और 5 जजों ने कहा अभी इसको टाल दीजिए, विवाद चल रहा है, तो वो टल गया मसला, टल गया। इसका मतलब उस 7 जजों की कमेटी ने कोई प्रस्ताव पास नहीं किया इस फेवर में कि जो है मूर्ति लगाई जानी चाहिए या नहीं लगाई जानी चाहिए। फिर बाद में कहते हैं कि भाई हमें जो है फिर मेरे पास फाइल रखी हुई थी था, मैंने उसमें लिख दिया, ऑर्डर कर दिया। मैंने गवर्नर को भी गवर्नर से टेलीफोन से बात करी, उन्होंने कहा कि भाई आप अपना वैसे आप रिटर्न में करिए, रिटर्न में कर दिया उन्होंने। 17 मई का टाइम भी दे दिया, लेकिन बाद में वो किसी तरीके से नहीं आ पाए, तो ये उन्होंने बताने की तो मेरे हिसाब से जो पैसा हाई कोर्ट के पास बहुत पैसा है और सरकार अगर अपने तरीके से लगाती तो मूर्ति कौन सी लगे, किस टाइप की लगे, क्या स्टेज। अब सुप्रीम कोर्ट की मूर्ति कितनी बेहतरीन लगी हुई है, अब देखा होगा। अब एडवोकेट बेचारे कैसे लगाएंगे, उनके अपनी सरकारी वो ठीक, तो ऐसा वो तब लेकर के आए जब इन्होंने कह दिया कि पैसा आप खर्च करिए, तो पैसा हाई कोर्ट के पास, अरे हमसे कहते हैं मुझे लगवा देने की दिक्कत क्या थी, पैसे की दिक्कत कहाँ है, बाबा साहब की मूर्ति के लिए पैसे की दिक्कत हाईकोर्ट के पास भी रहेगा। मैं तो ऐसा मूर्ति आने के बाद भी नहीं लगी ना ये आखिर तो देखो, मैंने आपसे पहले भी कहा था, पहले शायद मैंने आप ही से कहा था कि उन्होंने कहा भी है कि मैं चाहता नहीं था, कैसा आपने कहा है कि मैं चाहता नहीं था कोई झगड़ा हो, विवाद हो, तो सभी की सहमति से लगे, तो इसीलिए मैंने उसमें आगे फिर कुछ नहीं किया, मतलब वो आगे वो रिटायर हो लिए। देखो, मैं एक बात जानना चाहता हूँ बस आपके चैनल के माध्यम से, कैसे साहब से, वो मेरे रिस्पेक्टिंग जज भी रहे हैं, वो मुझे लेकिन जानते नहीं है, मैं बताऊँ आपको, तो मैं किसी से मिलता नहीं था, है ना। मैं हाई कोर्ट में लोअर कोर्ट में जज रहा हूँ, लेकिन मैं किसी जज साहब से किसी से मिलने की मैं कभी नहीं मिलता जब तक मुझे बुलाए नहीं, मेरा अलग कंसेप्ट था। तो मैं बस एक बात जानना चाहता हूँ कि अगर वकील विरोध करें किसी बात का, कुछ लोग, कुछ सेक्शंस, पूरे वकील नहीं कर रहे, बहुत से वकील तो उनके साथ थे, कुछ वकील चंद विरोध कर रहे हैं या ज़्यादा भी कर रहे हो, तो क्या अगर एडवोकेट विरोध कर रहे हैं तो हाई कोर्ट भी काम नहीं करेगी? कल एडवोकेट इकट्ठे होकर के अगर किसी जज साहब कोर्ट में आ जाते हैं, हम जैसे कह रहे हैं वैसे ऑर्डर पास करो, तो क्या जज साहब को ऑर्डर पास करना पड़ेगा? अब मुझे को बताएं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी को कंसेप्ट है ना, आप मुझे को बताएं कि अगर हाई कोर्ट के कुछ वकील इकट्ठे होकर के आकर कहते हैं भाई आप ये ऑर्डर पास नहीं करेंगे तो हम बाद आपका विरोध करेंगे, हम धरने बैठ जाएंगे, क्या ये परमिसेबल है लॉ लीगली? तो ऐसे अगर ऐसी कोर्ट चलेगी तो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस का क्या होगा? फेयर जजमेंट कैसे आएंगे? दबाव में आने किसी की आवश्यकता नहीं है, दबाव में आने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अगर वो विरोध कर रहे थे तो इनको मूर्ति लगना कोई गलत काम नहीं था, सरकार और लीगली काम चल रहा था, और अगर नहीं चल रहा था लीगली तो उसको प्रस्ताव पास करा कर चलाने में दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकती है, पार्लियामेंट में लड़ सकती है, तो यहाँ तो लड़ सकती है। मैं समझता हूँ कि इनको जरूरत थी कि थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा दिखाते, डरने की जरूरत नहीं थी। डर, जहाँ डर होता है कुछ काम नहीं हो पाता। नो डाउट उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, इनिशिएट किया, चला आगे क्या होगा इसमें, कुछ उम्मीद है? मेरी समझ के अकॉर्डिंगली ऐसा है कि चीफ जस्टिस जो है ना, हाई कोर्ट जो अब जो आए हुए हैं, अगर वो चाहेंगे तो लगेगी, नहीं लगेगी।